was a terrorist attack. Terrorist organization. Deadly terror attack. Terror attack. Terrorism. Terrorism is essentially contested. दोस्तों, क्या आपको याद है 26/11 का वो खौफनाक रात? 28 नवंबर को 4 बजे तक ताज और नरिमन हाउस में एनएसजी और आतंकवादियों के बीच में जंग जारी थी। यह अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ वो काला दिन। इंडिया का पुलवामा अटैक, उरी हमला और रिसेंट में जो हुआ पहलगाम अटैक। आपने देखा या सुना होगा सुसाइड बॉम्बर्स के बारे में। आखिर कहां से आती इतनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस कि आप सोच सकते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को, जिसको वो जानता तक नहीं है, उसको बेवजह कोई कैसे मार सकता है, और इतना होने के बाद भी उसके मन में थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं होता है। आखिर क्या चल रहा होता है इन आतंकवादियों के दिमाग में? इन सबको कौन कंट्रोल करता है? आइए इस पर खुलकर बात करते हैं। टेररिस्ट या आतंकवादी एक नॉन स्टेट ग्रुप होते हैं जो नॉन कॉम्बैट के अगेंस्ट वायलेंस फैलाते हैं कोई पॉलिटिकल गेन के लिए। इनका मुख्य उद्देश्य होता है डर फैलाना, और इसीलिए ये लोग इनोसेंट सिविलियन पे टारगेट करते हैं, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पे वो सेफ फील करते हैं, जैसे कि होटल्स हो गया, मॉल्स हो गया, स्कूल्स हो गया, और कभी कभी तो आर्मी कैंप पे भी हमला करने के लिए ये लोग नहीं चुकते हैं। लेकिन हम इन सब से पहले हम बात करेंगे टेररिस्ट के रिक्रूटमेंट के बारे में, इनके डिफरेंट मेथड्स, और इनमें सबसे पहला आता है किडनैपिंग। ये लोग डिफरेंट जगह से बच्चों को किडनैप करते हैं या तो इनको खरीदते हैं, और ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ये लो बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका ज्यादातर खोजी भी नहीं होता है। और दूसरा है जो आपको जानकर हैरानी होगी, वो है थ्रू स्कूल्स। आपको मैं ये बात बता दूं कि कुछ एरियाज है जहाँ पे टेररिस्ट का टोटल कंट्रोल होता है, जैसे कि हो गया सीरिया, इराक। सो ये लोग वहाँ के बच्चे को उन्हीं के हिसाब से ट्रेन करते हैं, उन्हीं के हिसाब से एजुकेट करते हैं, ताकि वो लोग भी बाद में जाकर इनके ग्रुप को ज्वाइन करें। और मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं कि ISIS ने 1350 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स एस्टेब्लिश करके इसको ऑपरेट भी कर रहा है, जहाँ पे लाखों बच्चों को एजुकेट किया जाता है उन्हीं के हिसाब से। और ये जो संख्या है, ये संख्या है केवल सीरिया और इराक के अंदर। इराक और सीरिया के बाहर भी ये लोगों ने बहुत से एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक स्कूल एस्टेब्लिश कर चुके हैं टू रेडिकलाइज द यंग सपोर्टर्स। और अपने ग्रुप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये लोग ऐसे एरियाज को ढूंढते रहते हैं जो अनगवर्न हो, या इफ कहीं पे कोई वीक गवर्नमेंट हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लेक चड। ये लेक चड अफ्रीका में पड़ती है, और ये जगह पे कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। यहाँ पे वो टेररिस्ट ग्रुप विलेजर्स को खाना, पानी और मटेरियल सप्लाई करते हैं, और बदले में वो लोग उस गांव से बच्चों को रिक्रूट करते हैं। अभी आते हैं इनके मेंटालिटी के बारे में। ये जो ब्रूटैलिटी है जो टेररिस्ट लोग करते हैं, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि टेररिस्ट का जो माइंड है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। जॉन हॉर्गन जो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत से बुक्स भी लिखे थे टेररिस्ट के ऊपर। उन्होंने टेररिस्ट के माइंडसेट को लेकर, मेंटालिटी को लेकर 40 साल तक रिसर्च किया था। क्या वो साइकोटिक होते हैं या एंटी सोशल होते हैं? क्या कोई डिफाइनिंग कैरेक्टर है जो इन सब में कॉमन हो? अनसेटिस्फाइंगली इन सब में कोई कॉमन कैरेक्टर्स नहीं होते। लेकिन टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इन्होंने कंक्लूड किया 2 मेजर फैक्टर। पहला है पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब वो नेगेटिव सर्कमस्टेंस जिससे बाहर निकलने के लिए वो ग्रुप ज्वाइन करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक है जिसको लगता है कि उसका एग्जिस्टेंस या फिर उसका ग्रुप का एग्जिस्टेंस खतरे में है। ग्रुप मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, लाइक रिलीजन, नेशनलिटी, लोकल ट्राइब्स, कुछ भी, या फिर उस पे हुए कोई अत्याचार या फिर कोई इंजस्टिस भी हो सकता है। इंजस्टिस लाइक करप्शन, पुलिस वायलेंस और परसीव्ड और रियल डिस्क्रिमिनेशन। ये तो हो गया पुश फैक्टर। और पुल फैक्टर वुड बी पॉवर्टी और वीक सोशल स्ट्रक्चर, स्पेशली इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज लाइक वॉर जोन्स एंड ऑल। पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है उनके बच्चों को हैंडओवर करने के लिए, उनके बच्चों को कस्टडी में देने के लिए। और कुछ जगह में तो पेरेंट्स खुद वॉलंटियर भी करते हैं और उनके बच्चों को दे देते हैं कस्टडी में। ये कोई आइडियोलॉजिकल रीजन की वजह से भी हो सकता है, और कई बार पैसे के लिए भी हो सकता है। कई बार कई लोग तो बॉर्डर क्रॉस करके खुद भी जाते हैं रिक्रूट होने के लिए। सो हर टेररिस्ट का अपना अपना एक प्रोफाइल होता है, अपना अपना एक इंडिविजुअलिटी होता है। सो इसीलिए इनके ऊपर जो ग्रुप स्टडी है वो करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और यही बताते हैं जॉन हॉर्गन। लेकिन इन सब के बावजूद इन सब में एक कॉमन चीज जरूर होती है, वो है ब्रेन वॉश। लीड्स बैकलेट यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट स्टीव टायलर अपने बुक में ये लिखते हैं कि ज्यादातर टेररिस्ट ग्रुप का जो भर्ती होती है वो एडोलेसेंस ग्रुप के लिए होती है, क्योंकि एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे वो लोग अपने सेंस ऑफ बिलोंगिंग और अपने पर्पस को लेकर क्लियर बिल्कुल भी नहीं होते। और जब उनको ग्रुप में लिया जाता है तो उनके दिमाग में अस वर्सेस देम का मेंटालिटी
सेट कर दिया जाता है। और इसी मेंटालिटी के कारण जब अटैक होता है तब इनके अंदर जो एम्पैथी है इनको स्विच ऑफ करने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है इनको लिए। तो इसीलिए इन लोगों के लिए एक सामान तोड़ना और किसी का जान लेना दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता है। और ऐसा पत्थर दिल बनाने के लिए इन लोगों को सबसे पहले किया जाता है ग्रुप में डिवाइड, अपने अपने प्रोफाइल के हिसाब से। ऐसा ही वन ऑफ द फेमस जिसका कॉमन मेंटालिटी है, कॉमन विचारधारा है, वो टेररिस्ट ग्रुप का नाम है ISIS। एंड ISIS स्टैंड्स फॉर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। एंड सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट, ये ग्रुप का एक कॉमन गोल है टू क्रिएट एन इस्लामिक स्टेट। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर मैक्स अब्राहम, ऐसा ग्रुप के लिए इस्लामिक स्टेट कोड करना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि इनमें जितने भी मेंबर्स होते हैं ज्यादातर इस्लाम के लिए नया होते हैं, ज्यादातर इस्लाम के नए मेंबर होते हैं। अभी जैसा जॉन हॉर्गन्स ने बताया था कि टीनेजर्स का ज्वाइनिंग, वो कहते हैं कि ये जो यंग माइंड्स होते हैं ये बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई रिलीजन के बारे में डीप नॉलेज होता ही नहीं है। और यही मदद करती है उन लोगों को एक फेक एक्सट्रीमिस्ट बनाने के लिए। और ये सब जितने भी रिक्रूट्स है इन सबको ब्रेन वॉश किया जाता है, सिखाया जाता है, सालों तक ट्रेनिंग किया जाता है कि उनका जो वायलेंस है वो केवल जस्टिफाइड ही नहीं बल्कि लीगल भी है उन लोगों के धर्म के अकॉर्डिंग। उन लोगों को ये सिखाया जाता है कि ये सब खुदा का आदेश है, इट्स डिवाइनली कमांडेड। और ऐसा करने से उनके दिमाग में आ जाता है एक करेज ऑफ कन्विक्शन। और जब कोई इंसान के अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन आता है तो उन लोगों को लगता है कि ये लोग जो भी कर रहे हैं ये बहुत ही सही कर रहे हैं। और उन लोगों को ये लगता है कि एक बहुत बड़ी उद्देश्य के लिए मुझे चुना गया है और ये उद्देश्य से बढ़कर कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि इतने बड़े उद्देश्य के लिए मुझे चुना गया है। और देखिए, जब आदमी के पास एक करेज ऑफ कन्विक्शन आ जाता है ना, तो वो जरा भी चुकता नहीं है, क्योंकि उन लोगों को 100% पता होता है कि उनको क्या करना है और ये जो कर रहे हैं ये 100% करेक्ट है। आप हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, नाथुराम गोडसे को भी करेज ऑफ कन्विक्शन था, इसीलिए वो चुका नहीं और काम करने के बाद भी उसको कोई गिल्ट बिल्कुल भी नहीं था। आप इस क्लिप को देख सकते हो। It's a war zone, so it's a normal thing, people die. लेकिन किसी भी पर्सन में एक करेज ऑफ कन्विक्शन लाना सुनने में जितना आसान लगता है असल में ऐसा होता नहीं है। और इसके लिए उनके ऊपर 4 बेसिक फार्मूला यूज किया जाता है। पहला है रिपीटेशन, यानी कोई एक गलत आइडियोलॉजी या फिर कोई एक गलत भाव उस इंसान के दिमाग के ऊपर बार बार डालते रहना। जैसे कि तुम्हारे धर्म खतरे में है, तुम्हारे भाइयों को मार दिया जा रहा है और तुम्हें बदला लेना होगा। और सबसे आखिरी जो झूठ आइडियोलॉजी है वो है शहादती जन्नत का रास्ता है। Look at our situation. The foreigners kill our people, they insult our religion, burning the Holy Quran and making cartoons of our Prophet Muhammad. If we don't defend Islam, then we are not Muslim. और जब कोई आइडियोलॉजी या फिर कोई धारणा को बारंबार हर बार दिन प्रतिदिन दोहराता है तो उस व्यक्ति के लिए वही सच बन जाता है। और चाहे वो बात झूठी क्यों ना, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वही परम सत्य बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, जब कोई किसी आइडियोलॉजी के ऊपर बारंबार रिपीटेशन करता है तो दिमाग उसके ऊपर सवाल पूछना ही बंद कर देती है और ह्यूमन का जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो काम करना ही बिल्कुल ही बंद हो जाता है। ये था पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला है आइसोलेशन। आइसोलेशन यानी किसी भी व्यक्ति को उसके परिवार, दोस्तों, समाज या फिर उसकी पूरी जिंदगी से ही अलग कर देना। उसे केवल उसी संगठन या विचारधारा के जो लोगो है उसके आइडियोलॉजी पर ही सीमित रख देना। और जब कोई इंसान अकेला हो जाता है, उसके पास एक ही विचारधारा, एक ही आइडियोलॉजी, एक ही स्टोरी होता है, तो वो उसी को सच मानने लगता है। और तीसरा है इमोशनल मैनिपुलेशन। उदाहरण के तौर पर समझे तो एक यंग लड़के को कहा जाता है कि देखो, ये जगह में हमारे बहनों भाइयों पर बहुत ही जुल्म हो रहा है, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम मर्द नहीं हो? अगर तुम मर भी गए तो तुम शहीद कहे जाओगे और तुम्हें जन्नत नसीब होगा। अभी धीरे धीरे करके इनके जो दिमाग में गुस्सा पैदा कर देते हैं। वो सोचता है कि अगर मैं नहीं लड़ा तो मैं डरपोक हूँ। अभी इस तरह से आदमी का केवल दिमाग ही नहीं बल्कि दिल पे भी कब्जा किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और इसी वजह से वो बहुत ही कमिटेड होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस, अपने ग्रुप को लेकर। अभी आखिरी और फोर्थ फॉर्मूला है फर्जी वीडियो और झूठा इतिहास दिखाना। संगठन ऐसा वीडियो बनाता है जो एडिट किया होता है और जो बहुत ही रॉन्ग होता है। पूरे वन साइडेड वीडियो बना के उसमें इमोशनल म्यूजिक डाल के एक बहुत ही बढ़िया इमोशनल ट्रैप क्रिएट किया जाता है। इन सब का मकसद होता है इंसान को विक्टिम माइंडसेट पे ले जाना। और रॉन्ग हिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है कि उन लोगों को महसूस करवाया जाता है कि उन लोगों को ऐतिहासिक रूप से ही दबाया जा रहा है और उन लोगों को ये एहसास दिलाता है कि उन लोगों को इंसाफ या फिर बदला लेना है। दोस्तों, हमारे देश के युवा कभी भी आतंक के रास्ते से नहीं जाए। मैं तो कहता हूँ कि हमारे देश के नहीं बल्कि कोई भी आतंक के रास्ते से नहीं जाए। सो इसके लिए हमारे जो यंगस्टर्स है उन सबको अवेयर कराना बहुत ही जरूरी बन जाता है। तो इस वीडियो को आप जितने हो सके शेयर कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।